ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेस पढ़े थे। तो अगर मैं आइसोथर्मल की बात करता हूँ, आइसो का मतलब इक्वल और थर्मल का मतलब हीट की बात चल रही है। हाँ, टेम्परेचर ही होता है वैसे। तो आइसोथर्मल की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास क्या चीज सेम रहती है? तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा की मेरे पास कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। तो टेम्परेचर एंटायर प्रोसेस में कोई भी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस करवा रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट और डेल्टा टी कितना हो जाएगा फिर 0, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर वुड बी 0। इसी तरीके से मेरे पास क्या आता है? एडियाबैटिक आता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा? तो हमारे पास हीट कांस्टेंट रहते हैं। हीट को हम क्यू से दिखाते हैं, तो हीट कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? 0। बाकी के और भी प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के अंदर हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो वो डेल्टा भी 0 हो जाएगा। और आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो फिर डेल्टा पी 0 हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे सिलेबस के अंदर जो यूज करने के लिए आएगा वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ही आएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन टॉपिक जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। मैंने थोड़ा सा बताया था वैसे तो। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करता हूं तो देखो, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। टोटल एनर्जी में लिखूंगा तो टोटल कितनी एनर्जी स्टोर है पूरे सिस्टम के अंदर। आपको कितना बेस मान लो जितना ज्यादा मास होता है तो उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे तो सब लोग जानते हैं एनर्जी किसकी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तुम लोग बड़े समझदार। तो बाकी पर मेरी होगी एनर्जी। ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास है इंटरनल एनर्जी, तो ये हमारे इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। ध्यान रखना। तो U हमारे पास क्या है? इंटरनल एनर्जी। ठीक है। तो U से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अपना इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, इंटरनल एनर्जी अपने आप में एक टेम्परेचर का फंक्शन है। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट इंटरनल एनर्जी पे पड़ता है। ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मेरे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और उसके अंदर डेल्टा T 0 है, तो ध्यान रखना डेल्टा U भी फिर 0 माना जाएगा। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी पूरी तरीके से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। इस तरीके से ध्यान रखना है सबको। ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास बाई चांस डेल्टा यू, अगर मेरे पास डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? तो वो आइसोथर्मल हो जाएगा। और आइसोथर्मल के अंदर तो डेल्टा टी 0 होता ही है, तो फिर मेरे पास डेल्टा यू भी कितना आएगा? 0 आएगा। ये ध्यान रखना, ये इंटरनल एनर्जी के ऊपर है। ठीक है बात। तो सारे बच्चे लिखेंगे द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम is called internal energy and it is represented by the U, and it is represented by the U. सर इन दी सिस्टम के बाद क्या था? The total energy stored in the system is called internal energy and it is represented by the U. इंटरनल एनर्जी अपने आप में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? क्या ये मास के ऊपर डिपेंड करती है? अभी जस्ट मैंने बताया, अभी मैंने बताया क्लास के अंदर किसी एक पर्सन की एनर्जी ज्यादा है, वो यानी कि मैं, तो इसका मतलब एक्सटेंसिव हुआ ना, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा हेल्दी हूँ। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास तो लिखो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। शट अप, तुम्हारी एनर्जी सबसे कम है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा? स्टेट फंक्शन है। ये इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करता है बस। ठीक है। देखो इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये इनिशियल और फाइनल के ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा, क्या ये और ये किसके ऊपर मेनली डिपेंडेंट है? जैसे पहले महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना बीजेपी के ऊपर डिपेंड रहती थी, आजकल कांग्रेस के ऊपर डिपेंड है। बीजेपी से लड़ाई रहती है उसकी। तो पहले शिवसेना को बीजेपी का फंक्शन माना जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर, वेरी गुड, शाबाश, ये बच्ची भाई तेज बोल रही। बाकी क्यों नहीं ऑफ वीडियो क्यों तुम लोगों की? सानवी, हर्षिता, धारा 144 लगा रहे हैं ये लोग यहाँ पे मुंह दिखा के बैठे हुए के। हाँ, वेरी गुड। देखो सच धज क्या है, तब भी ये वीडियो ऑन नहीं करते। देखो चिराग को देखो, एकदम पूरा सच धज के बैठा हुआ है, एकदम बाल वाल बना के एकदम। सर नहीं, मैं तो बाहर से आया। लोग ऐसे खाना खाएगा अभी वैसे। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं?
लिखो internal energy is a function of temperature. So for the isothermal process, internal energy, change in internal energy must be zero. Change in internal energy must be zero. ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज जीरो होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल एनर्जी में भी चेंज जो आएगा वो जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? देखो अब ना हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो चीज आ रही है ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इंटरनल एनर्जी हो गया हमारे पास। अब ना आइसोथर्मल के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है। देखो अभी ना लॉस भी होते हैं लेकिन मैं लॉस को एक साथ दूंगा, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के लॉस होते हैं 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो लेंगे। लेकिन उससे पहले ना हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है, देखो अपना दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक तो पहली बात, मान लो तुम्हारे पास कोई पिस्टन है, ठीक है, पिचकारी है, मान लो कि जो पिचकारी तुम्हें जैसे यूजुअली गोली को तुम लोग यूज करते हो, ठीक है, मान लो उस पिचकारी के अंदर एक गैस रखी हुई है, ठीक है, और वो उसका जो हैंडल है वो भी नीचे है। अपने आप ही क्या हुआ पता नहीं, गैस के अंदर कुछ अंदर हो रहा है कि ये पिस्टन जो अपने आप ही ऊपर आता जा रहा है। तो अगर वो पिस्टन अपने आप ही ऊपर आता जा रहा है तो इसे एक्सपेंशन बोलेंगे या कंप्रेशन बोलेंगे? कंप्रेशन क्या होता है, तुम किसको मारते हो, कि बलम पिचकारी जो तुम ठीक है, तो तुम किसी को मार रहे हो तो वो कंप्रेशन। लेकिन जब अपने आप ऐसा होता नहीं है तब। लेकिन मान लो बाई चांस हो रहा है, कोई भी गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है, अगर कोई भी गैस, जैसे पटाखा फोड़ दिया तुमने, पटाखा फोड़ने का मतलब है, मान लो ये चेरी कोटे पे रह गया और ये इन्होंने बाल्टी लिए, बम लगा दिया, उसमें बाल्टी रखी और जब फटता तो बाल्टी ऊपर जाती है, होता है बहुत लोग करते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं तो मैंने देखा था इस तरह, ठीक है, वो बाल्टी बिल्कुल ऊपर चले जाती है, तो एक्सपेंशन, वो हद से ज्यादा एक्सपेंशन माना जाएगा या कंप्रेशन माना जाएगा? एक्सपेंशन माना जाएगा। तो देखो अब ना हमारे पास दो तरीके से चीजें होती हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या मीनिंग है, देखो अगर कोई भी चीज रिवर्सिबल की हम बात करते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल की, तो रिवर्सिबल का प्रोसेस जो भी तुम्हें करवाना होता है ना वो बहुत धीरे से करवाना होता है। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एक डेस्क है, ठीक है, अगर मान लो विधि यहाँ से उठ के सीधे वहां पहुंचना है एकदम ठीक ठाक स्पीड में, तो पता लग जाएगा ये क्या कर रही है। लेकिन मान लो विधि यहाँ पे और एकदम धीरे धीरे जा रही है, क्या चल रहा है, और एकदम धीरे धीरे एकदम बहुत ही एकदम इन्फिनिटली स्लो, बातें करते 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 एकदम बहुत ही स्लो, पता नहीं वो कब यहाँ पहुंचेगी, तो पता ही नहीं चलेगा ना, पता लग जाएगा एकदम तुम यहाँ पर। लेकिन इतना स्लोली करेगी, स्लोली 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 और फाइनली वहां तक आ गया, तो बहुत ही इन्फिनिटली स्लो, ठीक है। तो इस तरीके से पता नहीं, जैसे तुम लोग करते हो घर में, अगर तुमने अपने घर वालों के पैसे, वैसे तुम लोग ऐसे करते नहीं हो, घर वालों को दे देते हो, लेकिन मान लो अगर तुमने घर वालों के 1000 रुपए निकाल लिए तो घर वालों को पता लग जाएगा तो गड़बड़ है। लेकिन अगर तुम रोज 5-5 रुपए करके निकाल रहे हो तो 5-5 रुपए करके तुमने 1000 रुपए जोड़ लिए एक महीने के अंदर, तो वो पता नहीं लगेगा, ऐसे पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं नहीं पता लगा, तो धीरे धीरे करके करोगे तो वो रिवर्सिबल माना जाता है, ध्यान रखना। तो रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल या ज्यादा इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज मतलब बहुत ही छोटा सा चेंज कि पता ही ना चले, एकदम यहाँ से बिल्कुल नैनोमीटर एकदम शिफ्ट कर दे हल्का सा, ये तो ये रिवर्सिबल माना जाता है। तो हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है, वो देखो ना वीडियो फिर से ऑफ कर ली, लग रहा है यस सर, आ रहा है सर। सनी, हर्षिता, और ये एचसी का मतलब क्या है, एचसी बाय लैम्डा, ये ऐसे डिजाइन है सर नाम हर्षिता चलिए तो इसलिए एससी का ज्यादा पढ़ लिया है, प्रोफाइल। ओके ओके कोई बात नहीं। तो देखो अगर ये मेरे पास एक पिस्टन है, मेरे बच्चे, अगर ये मेरे पास एक पिस्टन है प्यारे बच्चों, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी गैस रखी हुई है और ये गैस अपने आप में क्या करके एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। तो जब ये अपने आप में एक्सपेंड करेगी तो ये जो पिस्टन है हमारे पास ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है तो ऊपर जाता रहेगा वो धीरे धीरे, ठीक है। अब जब वो ऊपर जाएगा तो एक पल के लिए, एक पल के लिए यहाँ पे मान लो कि पहले मान लो ये वॉल्यूम V था और अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा,
पहले इतना वॉल्यूम था, अभी इतना v डैश बन गया। तो इतने हिस्सा को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा v बोल सकते हैं क्या? डेल्टा v को डेल्टा v भी बनाओ, डेल्टा को ऐसे तो बनाते हैं। अरे डेल्टा को कैसे बनाओ, ऐसे बनाओगे ऐसे बनाओ, एक ही बात है, ऐसे बनाना अच्छा लगता है, क्यों लगता है? तो मेरे पास क्या है, डेल्टा v का मतलब थोड़ा चेंज आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली में हम वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम वर्क डन निकालें कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कितना वर्क डन आता है। तो लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वर्क का फॉर्मूला Force into displacement. जो फिजिक्स की लैंग्वेज में बता रहे हैं। तो अच्छा ठीक है, अब ये मेरे पास कितना होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं क्या? पक्का? अच्छा, अब अगर ये फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है, लेकिन क्या फोर्स का फॉर्मूला और प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं आप सब लोग? Yes. क्या होता है? P is equal to F by A होता है, तो F कितना हो जाएगा मेरे पास? पक्का? P हो जाएगा बच्चे। और ये क्या डिस्प्लेसमेंट मेरे पास, ये एक लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास लेंथ हो जाएगी ना। तो मान लो ये लेंथ है मेरे पास, तो मुझे बात बताओ, एरिया और ये लेंथ, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एरिया और लेंथ क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो वर्क डन कितना हो जाता है, पीवी हो जाएगा क्या वर्क डन? ये हम सबको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मुझे बात बताओ, चलिए तो एक सेकंड, तो ये तो मुझे पता लग गया कि वर्क डन जो होता है वो पीवी होता है। ध्यान रखना, आने वाले टाइम में कभी भी वर्क डन की बात आएगी तो तुम उसको क्या लिखोगे, पीवी। और पीवी इज इक्वल टू, तो एनआरटी भी लिख सकते हैं, ये बात याद रखना हमेशा बनता है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे अच्छा वही आता है सिर्फ, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर इसने अभी एक पल के लिए मैंने बस देखा है कि इसका वॉल्यूम में डेल्टा चेंज आएगा, तो अगर डेल्टा चेंज आया तो वर्क डन भी डेल्टा चेंज आएगा, वर्क डन में ज्यादा चेंज आएगा। अगर थोड़े से वॉल्यूम में चेंज आए तो वर्क डन भी ज्यादा आता है कम आता है। तुम लोग करते हो ना ऐसे dw is equal to, फिर dx लिखते हो, उसको फिजिक्स में बताया होगा सर ने। Yes, sir. आप भी नहीं तो ठीक है बोलेगा। तो मेरे पास अभी जो हम निकालने वाले हैं वो हम dw निकालने वाले हैं। तो अगर मैं dw निकालूंगा तो प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, लेकिन जो वॉल्यूम में चेंज आया वो कितना आएगा मेरे पास, डेल्टा भी आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ये एक्सपेंशन हो रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, हम कोई काम नहीं कर रहे, हम कोई बाहर से नहीं। अगर हम लगाते तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन जब सिस्टम लगाते तो उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। मान लो ऋषभ जो थप्पड़ मार दिया, उसने भी दोबारा थप्पड़ मार दिया, तो ऋषभ ने जो मारा वो पॉजिटिव लिया जाता है, फिर जो उसने मारा फिर उसे नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि उल्टा मारा डायरेक्शन का। तो इसलिए जब सिस्टम वर्क करता है तो वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा दो प्यारे बच्चों। तो अभी ये स्मॉल वर्क डन निकला या पूरा वर्क डन निकला है? Small work done. ये तो Small work done. ये तो बस इंफॉर्मेशन के लिए है, इनको पता होना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला पीवी होता है। यहाँ से मेन स्टार्ट है, तो जो स्मॉल वर्क डन होगा फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, तो वो dw इज इक्वल टू माइनस का p डेल्टा p हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, लेकिन हमें क्या पता है, pv इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। अच्छा ये मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम v1 था और ये मान लो मेरे पास फाइनल वॉल्यूम v2 है, ठीक है। फाइनल जो हुआ ये तो हमने स्मॉल कर दिया, एक्चुअली मैं वो v1 से लेके v2 तक गया है, लेकिन हमने बस स्मॉल का देखते हुए स्मॉल वर्क निकाल लिया, जो फिजिक्स में करते हो, छोटे का निकालो फिर इंटीग्रेट कर दो, पूरे का निकल जाता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पूरा वर्क डन चाहिए तो मुझे इसे क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट। ये स्मॉल वर्क डन तो पूरे के निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दूं डेल्टा w, और अगर मैं डेल्टा w करूंगा तो फिर इसका भी तो करना पड़ेगा, माइनस का p डेल्टा v हो जाएगा, पक्का। अच्छा हम कहां से कहां तक कर रहे हैं, अगर यहाँ पे डेल्टा v है तो लिमिट्स भी v की आती है, कहां से लेके कहां तक कर रहे हैं, V1 से V2. क्या मैं बोल सकता हूँ कि हम v1 से लेके v2 तक इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं फाइनल तक। अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन हमें एक बात पता है pv इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, तो ये क्या हो जाएगा, nRT अपॉन में, पक्का। तो क्या मैं इस p की जगह पे v1 से लेके v2 तक लोगों को दिख रहा होगा, आई गेस, क्या नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ v1 से लेके v2 तक, माइनस का p की जगह पे क्या लिख देंगे, nRT अपॉन में v, और ये मेरे पास del v। क्या चीजें कांस्टेंट है यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट होता ही है, और नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें, अच्छा क्या v कांस्टेंट है, जब यहाँ पे डेल्टा v है तो ये कैसे कांस्टेंट हो सकता है, तो इसका मतलब बाकी सारी चीजें बाहर निकाल ले हम लोग, तुम लोगों को दिख रहा है। तो ये nRT हमने बाहर निकाल लिया,
और ये मेरे पास क्या आ जाएगा v1 से लेके v2 तक dv अपॉन में v हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, इसके बाद में यहाँ कर रहा हूँ। तो मेरे पास माइनस का nRT v1 से लेके v2 तक dv अपॉन में v, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन जरा बताना एक बार। ये मेरे पास माइनस का nRT हो गया और ये क्या हो जाता है मेरे पास लॉग बन जाता है। लॉग एक्चुअली लॉग अभी हम जो करेंगे वो ln करेंगे, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम से अगर तुम्हें लॉग बनाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये बात पता है तुम्हें पहले? अभी तक नहीं पढ़ाई सर? ठीक है, अगर dv अपॉन में v होता है ना तो तुम ln v लिखोगे, ln नेचुरल लॉगरिथम v। तो ये मेरे पास इतना तो मैंने लिख ही दिया। अब जब इसका इंटीग्रेशन होता है तो तुम क्या लिखोगे ln v। अगर ये dt अपॉन में t होता तो मैं लिखता ln t। अगर ये ds अपॉन में s होता तो मैं लिखता ln s। ठीक है, तो ये ln v हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसने बताया होगा। तो ये v2 और ये v1 हो जाएगा यहाँ पे। तुम लोगों को दिख रहा है? यस सर। पक्का? बयाना? यस तो दिख रहा है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अब ये माइनस का nRT तो रहेगा ही रहेगा। अब हम इसे क्या कर सकते हैं ln अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो मैं क्या कर दूंगा इसको ln v2 माइनस का ln v1 हो जाएगा। सोच लो। और ln की प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज माइनस होता है प्लस को मल्टीप्लाई पसंद है, माइनस को डिवाइड पसंद है, ऐसा याद रखो। ठीक है, तो लॉ की प्रॉपर्टी नहीं करवाई सर मैथमेटिकल टूल्स में, अगर करवाएंगे तो भूल गए हो अपना अपनी कभी। प्लस को मल्टीप्लाई पसंद है तो मेरे जैसा है, बस थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, और ये क्या है माइनस है तो मेरे पास दो बिंदु तो आ गई इस तरीके से आते। तो ये माइनस हो रहा है, माइनस को हम क्या कर सकते हैं डिवाइड। तो ये फिर मेरे पास क्या बन जाएगा nRT ln, तो इसको हम v2 अपॉन में v1 लिख सकते हैं। लॉ की प्रॉपर्टी होती है जो भी माइनस में होता है वो नीचे आ जाता है। तो ln एक आ गया और ये v2 अपॉन में v1। अब ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है। तो ये ln के फॉर्म में आया है माइनस का nRT ln v2 बाय v1। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने बोला ln को अगर तुम्हें लॉग में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से करते हैं। अभी बताया तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब मुझे पता होता है ये बताया अगर ln को लॉग में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। तो बस मेरे पास क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, तो आगे हो जाएगा माइनस का 2.303। लाइट तो नहीं आ रही सर वहीं आ रही है, वहीं पे लाइन। सर आ रही है। अच्छा इधर नहीं आ रही। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 2.303 nRT, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लो। तो ये हो जाएगा मेरे पास log v2 बाय v1। ये है मेरे पास पूरा का पूरा वर्क डन। ठीक है, ये मेरे पास आया है वर्क डन। क्या तुम लोगों को भी सब क्या होता है, लेकिन कुछ नहीं है ना, बहुत इजी है। बच्चों वाले दिन लो चुटकी बजाते एकदम तुरंत। ठीक है, तो एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन में मेरे पास वर्क डन p डेल्टा भी आया, बस मुझे स्मॉल वर्क डन मैंने निकाल दिया, स्मॉल से फिर थोड़ा निकाल दिया। इंटीग्रेशन की एक तो खास बात होती है, अगर इतनी बड़ी कोई चीज है बस तुम छोटे का निकाल लो और छोटे का निकालने के बाद यहां से लेकर यहां तक लिमिट लगा दो, वो पूरे का निकल के आ जाएगा। बस कितनी अच्छी बात है। बस तुम थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा बस तुम पता लगा लो कहां से कहां तक जाना, इंटीग्रेशन सब कुछ सॉल्व। अरे पहले ही कर लिखो, लिखो एक सेकंड लिख लो, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ऊपर लिख लो बस एक टॉपिक। हाँ पहले ये लिख लो। सर ये लिखने के बाद लिखना है या फिर अभी आप कुछ बोल रहे हो? क्या क्या माइनस में क्यों लेंगे, अभी वो एक्सपेंशन कर रहा है। जब भी हम सिस्टम, अगर तुम सिस्टम के ऊपर बैठ गए, तुम बैठ गए कि नीचे जा नीचे जा, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर सिस्टम ने तुम्हें उछाल दिया तो अच्छा बेटा, तो वो नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं इसको पंच कर रहा हूं तो ये पॉजिटिव, और अगर ये उछल के मेरे ऊपर आ गया तो नेगेटिव। जब सिस्टम हमारे ऊपर काम करता है तो वो नेगेटिव लिया जाता है, और जब हम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो वो पॉजिटिव लिया जाता है। एक्शन इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज नेगेटिव। तो यहाँ पे एक तरह से रिएक्शन होता है। हाँ हाँ
ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये बहुत ही फास्ट करवाया मैंने, बहुत ही स्लो करवाया। और अगर ये बहुत ही स्लो है तो वैसे क्या वर्ड बोलना चाहिए था कि एक्सपेंड कर रहा है कैसे, इनफिनिटेसिमली स्मॉल। और इनफिनिटेसिमली स्मॉल अगर हो रहा है तो वो रिवर्सिबल माना जाता है या इरिवर्सिबल? तो ये रिवर्सिबल है। अच्छा एक बच्चे ने यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया, सर ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, अगर यही आइसोथर्मल कंप्रेशन होता तो, अगर यही आइसोथर्मल कंप्रेशन होता तो बस वहां पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाता, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो माइनस, नीचे अगर आ रहा है तो पॉजिटिव। तो ये वर्क डन है, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट इज द कंडीशन ऑफ एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एक्सपेंशन वाला केस है। हाँ डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ होता है, तो इसीलिए एरिया और लेंथ वॉल्यूम होता है। तो पता ही होगा मुझे डिफाइन करते हैं। हो गया क्या बच्चों? चलो तो तुम्हें ये खाना तुम लोगों ने खा लिया है ना, देखना मत दे सकते। सुनो कौन सा टॉपिक चल रहा है? थर्मोडायनामिक्स चल रहा है किसका? तुम्हारा डायरेक्ट में इक्विलिब्रियम में हो गया। कौन से का तो तरफ करके आ गया, जाओ कर जाओ सही करवा दिया हम। ओके चलो ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं इसमें। अच्छा अब देखो, तो ये तो था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, और ये था रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होगा कुछ नहीं करना, बस यही है, वर्क डन इज इक्वल टू P into डेल्टा V, वो हो जाता है हमारे पास इरिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल के लिए मेरे पास वर्क डन ये होता है, और अगर ये इरिवर्सिबल होता तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना, बस P into डेल्टा V बात है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, P into डेल्टा V दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, बस फाइनल कितना हुआ जल्दी से क्विकली कर दिया। तो अच्छा मुझे बात बताओ, एक बार ना क्वेश्चन में दिया गया कि एक मेरे पास P1 है, एक मेरे पास P2 है, और इसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन में रिवर्सिबल के लिए बताओ, आइसोथर्मल में रिवर्सिबल के लिए बताओ। और उन्होंने क्या दे दिया तुमको, उन्होंने तुमको दे दिया P1 और P2 दे दिया, P1 P2 नहीं दिया, तो कैसे करेंगे फिर? तो मैं तो ये फॉर्मूला जो दिख रहा है, फाइनल फॉर्मूला जो है वो किस टर्म्स में आया है, वॉल्यूम के टर्म्स में आया ना, तो क्या तुम इसे P1 P2 के टर्म्स में कर सकते हो? हां सर। इतना इजी है, कौन सा लॉ लगेगा सर? P1। अबे लॉ कौन सा लगेगा, नाम बताओ लॉ का। बायस लॉ लगेगा। बायस लॉ तुमने क्या पढ़ा हुआ है कि P1 PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 P1 इज इक्वल टू P2 P2 होता है। यस। वहां पे क्या है, V2 upon V1 है या P2 upon P1? V2 upon V1 है, तो V2 upon V1 है तो इसको V2 upon V1 बना ले। हां तो ये क्या हो जाएगा फिर? P1 upon V1। पक्का श्योर? Yes, तो sir. V2 upon में V1 की जगह पे क्या आ जाएगा सिर्फ P1। तो एक तरह से P1 के टर्म्स में देखा जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस का 2.303 nRT log P1 माइनस Upon P2. P1 upon P2। पक्का? तो ये भी फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सी बात है। लैंग्वेज तो खुद ही लिख लेना, नोट्स में दे दिया। लैंग्वेज का मतलब यू हैव टू टेक अ पिस्टन, गैस इज एक्सपेंडिंग, देयर इज एनी फाइनेंशियल स्मॉल चेंज, डेल्टा V। ओके भाई, बहुत ही सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्क डन हमारे पास। अब देखो थर्मोडायनामिक्स में ना हमारे पास कुछ लॉज है। अब वो लॉज क्या है, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, मान लो ये तीन लड़कियां हैं, ये तीन लड़कियां मतलब अभी भी नए नए स्कूल में आई, ठीक है।
तो जब ये नए स्कूल में आई है तो मान लो अनुष्का की फ्रेंड ये बन गई स्वास्थ्य, ठीक है, और श्रेष्ठा की अनुष्का से लड़ाई हो गई जब ये मिली, ठीक है, जिसको गिरा दिया ऐसे टांग रहा था, तो गिरा दिया तो वो चल गए पहली बार, लेकिन पहली बार ये थप्पड़ मारा एक दूसरे ने हाथ पकड़ के हुए ठहरो, तो इस तरीके से आपस में लड़ाई हो गई है पहले दिन, तो पहले दिन लड़ाई हो गई, लेकिन श्रेष्ठा की और स्वास्थ्य की अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, तो उसकी फ्रेंडशिप इससे, लेकिन इसकी फ्रेंडशिप इससे भी है, ठीक है, तो अब इन्होंने बातचीत की, अभी ये स्वास्थ्य का जो है स्वास्थ्य को दोनों बातें शेयर करती है, तो ऐसे ठीक है, तो देने का वो भी कम नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को बात शेयर करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को सारी बातें पता है, ठीक है, अच्छा अनुष्का को लगता है कि ये जो बातें से शेयर करती है इसलिए इन दोनों के बीच की बात है उसको नहीं पता लग रही है, लेकिन उसको सब पता है कि क्या चल रहा है इसका, और इसको उसके बारे में सब पता है, तो ये जो पूरी पूरी बातें ट्रांसफर हो गई, इसका मेन रीजन कौन है? स्वास्थ्य का कोई कम ये भी नहीं है, ये एंजॉय कर रही है, एक्सपर्ट वॉइस करके बता रही है, ये सुना तो ये भी बोला था, ठीक है, तो इसका मतलब अब तो यही है हमारे पास जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने क्या बोला? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हीट कौन सी वॉल्स में चेंज होती है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, डाइथर्मिक वॉल जो होता है वो हीट को एक्सचेंज करवाता है, तुम लोग भूल गए वो अलग बात है, पर लेकिन तो हो नहीं। Yes. अच्छा और कौन सी में चेंज नहीं होती है? एडियाबैटिक के अंदर कोई भी चीज नहीं होता है, तो जरा बताना, अभी मैंने बोला था कि अनुष्का और श्रेष्ठा के बीच में कौन सी वॉल होनी चाहिए फिर, क्योंकि इनके बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, लेकिन और उसके स्वास्थ्य के बीच में ठीक है, तो देखो अब मान लो मेरे पास एक ही सिस्टम है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे ना, ये बच्चे ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, एक्चुअली में ये जो मेरे पास एक बॉल है ना, इस वाली बॉल को हम क्या नाम दे रहे हैं? इस बॉल को क्या नाम दूं? एडियाबैटिक हुआ ना, तो एडियाबैटिक दो, तो ये एडियाबैटिक बॉल है। अच्छा और ये वाली जो बॉल है ये है मेरे पास डाइथर्मिक बॉल, क्यों डाइथर्मिक बॉल क्या करती है? अलाउ करवाती है चीजों, तो तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली में यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का मतलब जितना तुम्हें पता है उतना ही तुमको भी पता है, इक्विलिब्रियम सारे एक दूसरे से एक बात जानते हैं तो क्या चल रहा है, ठीक है, तो A और C आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। मान लो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोई भी तुमने गर्म चीज डाल दी और यहाँ पे ठंडा है, तो बस थोड़ा सा टाइम दो, देखो पूरा एकदम मिक्स हो जाएगा, पूरा एकदम अपने आप मिक्स होगा। मान लो इसे घर में खिचड़ी बनी, खिचड़ी बनाई, लेकिन दही फ्रीज में रखी है ठंडी ठंडी, तो अगर तुम खिचड़ी और दही को मिक्स कर दोगे, अच्छी लगती है वैसे दही के साथ, ठीक है, क्या मैं तो खाता नहीं हूं, मैं चेक कर रहा था, तो अब अगर मिक्स कर दोगे तो वो गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा? ये गुरुगुना हो जाएगा, गुरुगुन जैसा, ठीक है, जैसे तुम नहाते हो ना, तुम गर्म पानी से नहाते हो ठंडे पानी से नहाते हो, लेकिन मिक्स करके नहाते हो, इतना मजा आता है, और नहाते ही रहते हो, तो इसीलिए हमारे पास क्या है, अगर A का कुछ टेंपरेचर है, C का भी कुछ टेंपरेचर, दोनों को मिक्स कर दोगे तो कौन-सा टेंपरेचर मेंटेन हो जाएगा? इसका टेंपरेचर अपने आप में अलग था, लेकिन ये भी इसके साथ शेयर कर रहा है, तो आपस में ही, लेकिन ये आपस में शेयर नहीं कर रहा, इसका आपस में शेयर नहीं कर रहा, लेकिन एक सिचुएशन ऐसे आएगी जो टेंपरेचर एक है, फाइनली कुछ टाइम बाद C का भी वही हो जाएगा ना, तो C को A के बारे में पता ना A को C के बारे में पता, बट स्टिल इसकी वजह से सब कुछ पता है, तो हमें क्या बोलते A और B को आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं पता, तो A और C को आपस में एक दूसरे के बारे में पता है, C और B को आपस में दूसरे के बारे में पता है, लेकिन C को A के बारे में पता है, तो सारी चीजें मिक्स होती चली जाएंगी, ऐसे 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 कोई मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे तरीके मिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब अगर थर्मल इक्विलिब्रियम बोला, टेंपरेचर हीट की बात चल रही है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं if A and C are in thermal equilibrium and B and C are also in thermal equilibrium, then A and B should also be in thermal equilibrium. Can we say that? अब ये मैथ की इक्वेशन है, x is equal to y और x is equal to z, तो y is also equal to z। बच्चों वाली बात है, तुम लोग कहते हो कितना पढ़ने को बैठा है, बच्चों वाली बात है, दूसरी क्लास के बच्चों को समझ आता है। देखो zeroth law of thermodynamics, zeroth, ये जीरो लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, जीरो लॉ, फर्स्ट से पहले जीरो पीरियड,
जीरो साइंटिस्ट का नाम होगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तुम्हारे जैसे होगा थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखो। if A and C are in thermal equilibrium, इसकी डेफिनेशन तो खुद भी बना लोगे। if A and C are in thermal equilibrium and B and C also in thermal equilibrium, then B and C are also. very good, Shabash. ओके Yes. सोच लो। डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट में जाने उससे मतलब ही नहीं। तो वो बात की बात है जो अपन को कोई प्रोसेस कर रहा है। मैं तो बस यहाँ पे ये देख रहा था कि हीट भी चेंज होती है। हीट अपने आप में एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है आराम से। एक रूम में जो बहुत ठंडा है और एक रूम बिल्कुल ठंडा नहीं है, एक चीज कर दो यहाँ पे सारी वो उस रूम का टेंपरेचर इस रूम का टेंपरेचर रिलेटेड बराबर हो जाए। ऐसा होता तो है इसीलिए हम तो इसको बंद कर देते हैं ताकि हीट एकदम से ना जाए। डिफरेंस आता है ना क्रिएट होता है। कभी देख रहे हैं वहां से एकदम हवा आ रही होती है जब तुम एंटर करने वाले होते हो, फिर तुम ऐसे ही लेट जाते हो, यहीं पे बैठ जाते हैं, हवा तेज आ रही है। चलो चुप है। कोई भी डाउट है इसके अंदर? तो ये तो ना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत सिंपल सी बात है। थर्मल इक्विलिब्रियम याद रखना, टेंपरेचर हीट एकदम कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया है। अब हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इतना इजी तो मैं पहले से पढ़ रखा है, लेकिन बस तुम्हें पता नहीं था वो फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अरे हाँ सही में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तुमने पहले से ही पढ़ रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन। वही एक तरह से थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है। देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but can be exchanged from one form to another form. But can be exchanged from one form to another form. हो गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, सानवी कोई डाउट है? No, sir. देखो एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का मतलब है इंटरनल एनर्जी। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। मान लो इनिशियल इंटरनल एनर्जी मेरे पास कुछ है, इनिशियल। ठीक है, मान लो ये वर्कआउट करने जा रहा है ऋषभ। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हो गया। तो ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। तो वर्कआउट करने से पहले नहीं, मान लो पतला था ये पहले बहुत, पहले का हाथ पतला, हड्डियां चलती हैं, भाग रहे तो आवाज आ रही है हड्डियों की, तड़ तड़ तड़। ठीक है, एकदम हड्डी एकदम कंकड़ लग गया, एकदम पतले टैग आ गया, मतलब इतना पतला है। ठीक है, तो बहुत ही पतला है। तो इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है? U1। इंटरनल एनर्जी कितनी है? U1। मतलब एनर्जी है ही बिल्कुल शून्य के, टेंड्स टू शून्य। ठीक है, अच्छा अब इसने क्या करा? प्रोटीन शेक मंगाया, डिब्बा कप मंगाया, वो तो गेनर वाला, डिब्बे खाए जा रहे हैं। तो अब देखो, क्या अगर डिब्बा खाएगा तो क्या हड्डियां से निकल जाएंगी? जो पहले से वो तो रहता ही है, एक्स्ट्रा कोई गेन होता है ना। जब भी तुम प्रोटीन शेक लेते हो, जब भी तुम कुछ भी लेते हो, तो पहला वाला जो होता है वो तो रहता ही है, एक्स्ट्रा नई चीज आती है। तो इसका मतलब अगर मैं फाइनल इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा तो U1 तो रहेगा ही रहेगा प्लस U। ठीक है, अब एक्स्ट्रा जो चीज आएगी वो गेन होगा। मुझे एक बात बताओ, जब तुमने केतली के अंदर पानी रखा तो उसकी अपने आप में एक इंटरनल एनर्जी है, राइट? अब तुमने गैस को ऑन कर दिया, तो गैस को ऑन कर दिया तो वो हीट गेन कर रहा है, पानी हीट गेन कर रहा है तो पानी उबलने लग जाएगा।
दूध भी डाला हुआ है तुमने इसके अंदर। फिर जब वो दूध उबलने लग जाएगा तो फाइनली में प्लेट रहती है, जब वो दूध उबल जाएगा तो क्या प्लेट नीचे गिर सकती है? बहुत देखो तो ध्यान दीजिए। और भाई तो बन गया है तो ताड़, मतलब इतना नहीं, हल्का सा कम। तो वक्तन भी हुआ या नहीं हुआ? अबे जब वो उबल गया तो वक्तन भी तो हुआ। Yes. और वक्तन से पहले उसने हीट गेन करी थी या नहीं करी थी? तो इसका मतलब पानी की अपनी एनर्जी तो थी पहले वाली, साथ में एक्स्ट्रा क्या गेन किया उसने? हीट और वक्तन किया ना। तो U1 प्लस Q प्लस W बोल सकता हूँ क्या मैं? इसको कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक को क्यू माना था, तुम स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनल एनर्जी होगी, तो ये मेरे पास इनिशियल एनर्जी है, ये मेरे पास फाइनल एनर्जी है, तो इसको मैं U2 बोल दूं, फाइनल एनर्जी बोल, ठीक है। अच्छा अब मुझे चेंज निकालना है, कितना इंटर एनर्जी में चेंज आ रहा है। अच्छा चलो मुझे एक बात बताना कि ये U2 था और ये U1 है, तो चेंज क्या होता है? U2 माइनस U1 ही तो होता है। तो क्या इसी की मदद से तुम एक काम करो, इसको माइनस कर दो, U1 से U1 कट जाएगा, एक ही बात है ना। तो अगर मैं डेल्टा U निकालूंगा, डेल्टा U तो कितना हो जाएगा? U2 माइनस U1, और U2 माइनस U1 कितना होता है प्यारे बच्चों? तुम लोगों को दिख रहा है? यस सर, Q प्लस W। तो इसका मतलब ये डेल्टा U मेरा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? Q plus W. Q प्लस का W, तो ये मेरे Q। पास इंटर एनर्जी आ गया। तो डेल्टा U कितना होता है मेरे पास? Q प्लस W होता है। लेकिन परंतु अगर मैं बोल दूं मेरे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला केस है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला केस माही, अगर कोई पिस्टन आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है तो W कितना होता है? नेगेटिव। नेगेटिव मार्केट में नेगेटिव चलता है। कौन सी मूवी का डायलॉग है? ग्राउंड स्टार का है, तो वही देखो साजन चली से सुना, ठीक है। तो हमारे पास W कितना हो जाता है? माइनस का P into डेल्टा V ना। अरे एक्सपेंड कर रहा है तो माइनस का P into डेल्टा V तो लिखवाया था पिछले से पहले। तो मेरे पास डेल्टा U क्या हो जाएगा? अगर मैं आइसो, देखो यहां तक ये हो गया, एक्स्ट्रा यहां पे लिखवा रहा हूं कि अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन आ जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो मैं क्या करूंगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस का माइनस का W हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इस माइनस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P into डेल्टा V भी तो लिख सकते हैं। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस का P डेल्टा V। सोच लो एक बार, अबे कोई फॉर्मूला नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ कुछ, अभी तो फॉर्मूले का ए स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्या बोलते सर आप नीचे मत लिखो। ठीक है, हम ऐसा है ऐसे करवा लें इसको स्लो ऊपर बैठ। सर ये कौन सा है लॉ? फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी। अच्छा एक चीज और मेरे बच्चों, अगर मैं बोल दूं मेरे पास आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के अंदर एक सेकंड, अभी तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर दिया मैंने, मान लो अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास आइसोथर्मल है तो उसमें डेल्टा टी कितना रहता है? डेल्टा टी अगर 0 हो जाएगा, सिर्फ मैं एक्सपेंशन रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे पास आइसो पकड़ी तो नहीं है ऐसे पकड़ी होती है, तो आइसोथर्मल की बात करूंगा तो मेरे पास डेल्टा टी 0 होता है। और अभी मैंने एक सेकंड पहले एक बात बताई थी, अगर डेल्टा टी 0 होता है तो क्या 0 हो जाता है? डेल्टा यू, क्योंकि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, तो फिर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी कितना हो जाएगा? और आइसोथर्मल तो फिर क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू, अबे डेल्टा यू 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? Q इज इक्वल टू W हो जाएगा। अरे डेल्टा यू को 0 रखो तो डबल आ जाएगा ना। ये एक्सपेंशन वाला केस है, ये सिर्फ आइसोथर्मल की बात कर रहा हूं, अगर आइसोथर्मल है तो तारो बहुत इजी है, वो समझ आता है। शट अप एवरीबॉडी। तुम इसको एक काम करो, तुम बस यहां पे एक्सपेंशन करते जाओ। एक्सपेंशन का मतलब P into डेल्टा V, ठीक है ना। एक्सपेंशन बना तो हो गया, आइसोथर्मल तो पता भी होना चाहिए। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, मोस्टली याद रखना।
आइसोथर्मल वाला वो केस है। अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक की बात करूंगा तो अच्छा, एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, हीट नहीं ट्रांसफर होगी, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो फिर हीट क्या हो जाएगा? 0। तो अगर हीट को 0 कर देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? डेल्टा इक्वल्स टू W हो जाएगा। डेल्टा U इज इक्वल टू W हो जाएगा। अगर तुम Q को 0 कर दोगे तो फिर डेल्टा U और W बन जाएगा ना भाई। एडियाबैटिक के अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होता है बिल्कुल भी। तो जब हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा तो तुम Q को भी 0 ही लोगे, और Q को 0 लोगे तो वो डेल्टा U इज इक्वल टू W बन जाएगा। ठीक है, माइनस मत लेना, वो माइनस तो एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एडियाबैटिक की हम बात ही नहीं, हम ये कह ही नहीं रहे कि एक्सपेंशन हो रहा है क्या होगा, तो सिर्फ डेल्टा U इज इक्वल टू W हो जाएगा। अभी लिखाऊंगा वर्क डन। सर यस ये क्लास 5:30 का बजे की क्लास है। सॉरी तो तुम्हारी चीज की क्लास है वो आधा घंटा मतलब क्या करें, एक बार खाली नहीं है चेंज लो नहीं आएंगे ना, मतलब पता चला 5:30 तो पहले सर आ गए पहले क्लास में। कौन? शुभम सर, शुभम की क्लास होगी। हाँ 6 एक्स्ट्रा क्लास। 6 से 7। अच्छा एक्स्ट्रा क्लास है। तो उनको बोलना 6 बजे आने को, 5:30 का। हाँ। Yes. एक्सपेंशन नेगेटिव साइन बस ये दिखा रहा है कि वो एक्सपेंड हुआ है। आइसोथर्मल लिखा है मैंने, सिर्फ वहां पे कोई एक्सपेंशन वो सब नहीं लिखा है। जब सिर्फ एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन हुआ तो सिस्टम ने वर्क डन किया है तो माइनस लिख दिया। ये सिर्फ आइसोथर्मल है, मैंने कुछ एक्सपेंशन का नाम ही नहीं लिया, तो आइसोथर्मल होगा तो फिर तो प्लस ही आना चाहिए ना। मैं एक्सपेंशन की बात ही नहीं करी ना, माइनस तो तब आना चाहिए ना जब एक्सपेंशन होगा। एक्चुअली में यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है एक्चुअली में। ये मेन फॉर्मूला यही होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर वो एक्सपेंशन होता है तो प्लस की जगह पे माइनस लग जाता है, लेकिन मैं आइसोथर्मल में यहाँ पे बात कर रहा हूँ कुछ एक्सपेंशन या उसकी, तो फिर प्लस ही तो रहना चाहिए। तो Q 0 हो गया तो प्लस W तो बचा। तो W तो उस साइड जाएगा ना, मतलब उस साइड जाएगा, साइड प्लस W हो गया तो Q जो इस बच्चे को तुम गिर गई थी क्या इसके ऊपर? मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड, डेल्टा U इज इक्वल टू असली फॉर्मूला ये होता है राइट। अब एडियाबैटिक की बात कर रही हो, कौन सा आइसोथर्मल की बात कर रही हो? अगर आइसोथर्मल की बात कर रही हो, सही कह रहे थे वो। अच्छा ओके। तो डेल्टा U मेरे पास 0 हो गया तो ये कह रही हो Q प्लस W, तो ये मेरे पास होगा Q माइनस का W। ठीक है ठीक है, फिर से लेकिन अगर तुम इसके अकॉर्डिंग दोगे एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग तो सीधे साइन का फर्क है, सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ साइन का फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी तुम ये भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फाइन कंप्लीट हो। बस इतना ध्यान रखना है, एक्सपेंशन वाला केस ऐड हो गया है तो फिर माइनस लग जाएगा, नहीं हुआ है तो नहीं। माइनस और प्लस के साइन में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? एक सेकंड। अच्छा अभी एक सेकंड, मैंने ESC दबा दी तो ये फुल स्क्रीन हो गया, वापस क्या वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं ऐसे तो हुआ नहीं, मैंने अभी दबाया कुछ नहीं हुआ। Alt Q सर डबल क्लिक कर लो ना। रिकॉर्डिंग चल रही है, सीन हो गया ना फिर बता दो। Alt Q पक्का?
ये पूरी स्क्रीन पे आ गया है और ये दिख नहीं रहा है। डबल टैप ये इसके ऊपर ही डबल क्लिक कर लो ना। कुछ भी तो हुआ नहीं है, वही चला गया। अच्छा अच्छा हाँ हो गया हो गया, ठीक है ओके ओके। अबे पता है मैं चेक कर रहा था, तुम लोगों को पता नहीं पता, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो मैं कंप्यूटर साइंस आती है लेकिन हरकतें तुम्हारी है। ठीक है सारे बच्चे अब एक सेकंड तो मैं हीट का, अच्छा अब एक टॉपिक लिखो हीट एक टॉपिक लिखो हीट। सेकंड फर्स्ट हो गया है, सेकंड बाद में आएगा, पहले उससे पहले लिखो हीट लिखो। इट इज दी, लिखो सारे बच्चे, इट इज द मोड in which it is the mode तरीका, it is the mode in which energy is exchanged, in which energy is exchanged between the system and the surroundings, represented by the cube। कुछ टॉपिक आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि देखो बेसिक पढ़ना होता है लेकिन हम कर वो ही रहे हैं। क्यूब तुम हीट के बारे में ऑलरेडी जानते हो। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यूब पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, और अगर वो रिलीज कर रहा है तो लिखो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, heat absorbed by the system positive, heat released by the system, heat released by the system heat released by the system। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि आप बताओ कि ग्राफ के जरिए हमें ये दिखाओ कि जो वर्क होता है वो एक्चुअली में पाथ फंक्शन है और स्टेट फंक्शन नहीं है। जो वर्क डन होता है ग्राफ के जरिए हमें ये दिखाओ कि वो एक्चुअली में पाथ फंक्शन है और स्टेट फंक्शन है। तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर, देखो ग्राफिकल दिखाना है तो देखो उसके अंदर में क्या करना पड़ेगा। देखो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, P into V होता है, सबको पता है P into V होता है, फिर वर्क डन को देखना था, वर्क डन का मतलब PV ही होता है। तो अगर तुम एक ग्राफ बना रहे हो, मान लो ये मेरे पास P है और ये मेरे पास एक V है, मान लो मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया कि ये मेरे पास एक वैल्यू और एक मेरे पास ये वैल्यू, ठीक है। तो मान लो इनिशियल मेरे पास ये पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट्स है और ये मेरे पास फाइनल पॉइंट्स है, ये वाले। तो अब देखो अगर मैं बोलूं कि एक ये मेरे पास इनिशियल है, इनिशियल पे इतना वॉल्यूम था और ये मेरे पास इतना प्रेशर था इनिशियल, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि मेरे पास ये फाइनल हो गया और उसका वॉल्यूम भी हो गया मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास रहा होगा ये मेरे पास रहा होगा V1 P1 इस वाले पॉइंट पे इनिशियल कंडीशन है ना, और ये वाली जो कंडीशन होगी ये मेरे पास क्या रही होगी V2 P2 रही होगी, राइट। तो अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा देखूं V1 और V2 तो ये तो फिर मेरे पास स्टेट फंक्शन हो गया क्योंकि मुझे सिर्फ इससे मतलब है। लेकिन अब इसके बीच में ना अलग अलग टाइप के क्या बन सकते हैं, ग्राफ बन सकते हैं। कैसे, मान लो कि तुम अलग तरीके से मान लो एक ग्राफ कि तुम ऐसे सीधे आ गए, मान लो दूसरा, मान लो वो पहले ऐसे गया और फिर वो मेरे पास ऐसे आया, दूसरा मान लो ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे आया। तो मेरे पास कितने वक्तन आ गए, मान लो मेरे पास वक्तन 1, ये मेरे पास वक्तन 2 और ये मेरे पास वक्तन 3। तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैं इन तीनों का वक्तन निकालूंगा तो ये सेम आएगा या इक्वल ही आएगा? इक्वल आएगा या डिफरेंट आएगा? डिफरेंट आएगा ना। अरे एक्चुअली में पता है क्या होता है, कभी भी मैं वक्तन निकालूंगा तो P into V करना होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा लेते हैं। अगर मैं इस W3 का देखूं तो W3 का देखोगे तो जब तुम यहाँ एरिया निकालोगे तो ये आ गया W3 के लिए वक्तन, और जब तुम ये वाला पूरा एरिया निकालोगे तो ये आ गया W1 के लिए,
और जब तुम ये पूरे ऊपर का निकालोगे तो आ जाएगा W2 के लिए। तो जब तुम इसका एरिया निकालोगे 3 to B करोगे तो इनके वक्र अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे? अलग अलग अलग। अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक्चुअली में पाथ डिपेंडेंट है क्या फिर ये स्टेट फंक्शन? पाथ डिपेंडेंट है ना, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि रास्ते पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये W1 अगर मैं मान लो W3 की बात करता हूं तो रेक्टेंगल हो गया सिर्फ। रेक्टेंगल के बाद अगर मैं मान लो W3 की बात करता हूं तो ये क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ, मान लो ये A B C और D, तो ये ABCD बन जाएगा। अगर मैं W1 की बात करता हूं तो ये क्या बनेगा? एरिया ऑफ ABCD प्लस ये E है मान लो, तो ट्रायंगल प्लस का ये जो एरिया एक तो रेक्टेंगल हो गया ऊपर से ट्रायंगल हो गया, नाम रखना है तुम लोग भी। और W2 के लिए ये भी अपने आप में एक स्क्वायर जैसा बन गया, ठीक है, बड़ा रेक्टेंगल, ठीक है। तो मान लो नाम रखते हैं ये, तो ये एरिया ऑफ AEFB। तो अगर ये वक्र निकालेंगे तो क्या ये वक्र सारे के सारे सेम आ रहे हैं हमारे? डिफरेंट आ रहे हैं, तो इससे क्या प्रूफ हुआ? पाथ डिपेंडेंट है। पाथ फंक्शन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अगर तुम रास्ते चेंज करोगे, हाँ अगर कोई और चीज होती तो उससे मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वक्र पे बहुत गहरा पड़ता है। तो लिखना वक्र इज अ पाथ फंक्शन। एवरीबॉडी, तुम लोगों को समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। अच्छा, कभी कभी ऐसा आता है कि मान लो अगर आइसोथर्मल वाला चेंज है तो उसमें जो हीट होती है, हीट भी एक्चुअली में पाथ फंक्शन होती है। ये प्रूव करके दिखाना है कैसे। अच्छा एक सेकंड सारे बच्चे स्टॉप राइटिंग बच्चे। अभी मैंने बोला था कि ये माइनस क्यू बस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपेंशन, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है? रियल फॉर्मूला जो होता है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तुम लोगों को पता है ये बात? तुम्हें पता है कि वर्क डन अपने आप में क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। और ये अच्छा अगर आइसोथर्मल वाला केस आ जाएगा तो आइसोथर्मल में डेल्टा U कितना होता है? 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? Q प्लस का W हो जाएगा। और अगर Q प्लस का W हो जाएगा तो ये एक तरह से माइनस W इज इक्वल टू Q हो जाएगा। यस सर। अगर ये W पाथ फंक्शन है तो ये पाथ फंक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि दोनों इक्वल ही तो है, साइन का फर्क है बस। तो अगर ये वाला पाथ फंक्शन है तो इस टाइम पे राइट नाउ तो ये वाली हीट भी तो पाथ फंक्शन हो गई। सिर्फ इस केस के लिए वैलिड है आइसोथर्मल के लिए, और नहीं रैंडमली नहीं बोल सकते कि ऐसे हीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब फिर ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? पाथ फंक्शन हो जाएंगे। ये सिर्फ इस सिनेरियो के लिए वैलिड है। वर्क डन हमेशा पाथ होता है, लेकिन हीट को अभी तुम नहीं बोल सकते। तो पाथ फंक्शन ये सिर्फ इस केस के लिए ध्यान रखना। सब्जेक्टिव है इसलिए सब करवा रहा हूं, वरना एमसीक्यू में ये सब आते नहीं है। और ये मैंने कैसे प्रूव किया है? बाय विच लॉ? जीरोथ लॉ या फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ से। ये बच्चे कई फिजिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये फिजिक्स है नहीं, थर्मोडायनामिक्स में ऐसे होता है, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री से हटके टॉपिक है। एरिया ऑफ AEFD एरिया बोले हाथ कितने आई होते हैं हो जाता है, माफ करना। बच्चे ऑनलाइन सो रहे हो ना तुम लोग? सर वीडियो ऑन है। सन्नी यस सर। क्या है? समझ में आ रहा है तुम्हें? सर सन्नी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है सर, पर तो सर पूछ हाँ। क्यों नहीं रहे हो फिर?
सर बाद ln और में log में क्या डिफरेंस है? ln और log में क्या डिफरेंस है? बताओ। सर खा लो टॉफी आप। वही सर टॉफी खा लो आप। तुम मिलो मेरे को, मैं बता दूं, मैं आ जा रहा हूँ तुम्हारे घर पे। बहुत हो गया तुम्हारा ये। एक तो ऑनलाइन आते हो, ऊपर से वीडियो ऑफ रखते हो, ऊपर से बोलते भी नहीं हो, और ऊपर से तुम्हें डाउट भी हो रहे हैं, वो पूछ भी नहीं रहे हो। देखो हो गया इतना। आपकी आवाज अच्छी बनती है। हमें डायग्राम व्हाट्सएप पर बनाया था ना। ओके भाई बच्चे, अब सुनो। ए देखो देखो, अब ना हमारे पास क्या आ रहा है, एंथैल्पी आ रहा है, ठीक है। ये था हमारे पास पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ के बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, एंथैल्पी। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसके अंदर अपने आप में क्या होती है, एंथैल्पी चेंज होती है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन जो खुद चाहती है कि रिएक्शन हो जाए, तो वो ना लास्ट में हीट निकालती है। हीट निकालते हो तो लोगों ने पहले बताया था कि जब भी डेल्टा एच माइनस में आता है, डेल्टा एच का मतलब क्या है, मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, उसकी अपने आप में कोई एनर्जी है। जब उसने अपने आप को प्रोडक्ट बना लिया, तो उसकी भी अपने आप में एक एनर्जी है। तो जो दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब वो कौन सा प्रोसेस रहा होगा, एक्सोथर्मल। और अगर ये डेल्टा एच मेरे पास पॉजिटिव आ जाए, तो वो कौन सा प्रोसेस रहा होगा, एंडोथर्मल, उसने हीट ली हो, ठीक है। तो मेरे पास अब कौन सा टॉपिक आ रहा है, एंथैल्पी चेंज। कौन सा टॉपिक है, एंथैल्पी चेंज। अब इसको ना तुम्हें थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझना है कि एंथैल्पी चेंज होता क्या है। एंथैल्पी चेंज वैसे तो हमारे पास पूरी एनर्जी को दिखाता है कि पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, कितनी रिलीज हुई, कितना यूटिलाइज हो गया। लिखवाएंगे अभी, पहले सारे सुन लो ध्यान से। एक मेरे पास केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन देखो जरा सही समझो। मान लो तुम लोग अभी 11th में थे, पहले तुम्हें 11th का कुछ नहीं आता, कुछ जीरो थे, और 11th के बाद भी तुम लोग बाई चांस मान लो जीरो रहे, तो फिर कुछ पाएंगे। लेकिन मान लो 11th में तुमने थोड़ा बहुत तो सीखा, तो तुम्हारी एनर्जी स्टेट थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो ज्यादा एनर्जी माइनस पहले वाली एनर्जी, तो इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। कितना चेंज आया, एटीट्यूड में कितना चेंज आया, तुम्हारे कैरेक्टर में कितना चेंज आया, ठीक है। तो वही मेरे पास है यहाँ पे, एक पहले एनर्जी रिएक्शन की जो रिएक्शन हो चुकी है, तो उसकी भी अपने आप में एक एनर्जी होती है, एनर्जी को एंथैल्पी बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में आया था, मैंने बताया था, तो लोग भूल गए हो शायद, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज। तो अब जो ये मेरे पास एंथैल्पी चेंज होता है, मान लो कि मेरे पास अभी स्टार्टिंग वाला जो फेज है, मैंने जस्ट रिएक्शन स्टार्ट करी, तो जो H1 होता है ना, H1 सारे बच्चे पहले सुनेंगे, तो ये मेरे पास क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस का, सारे बच्चे सुनेंगे, ए बच्चे, तो ये मेरे पास होता है वर्क डन, और वर्क डन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीवी से। हम ये एक्चुअली में प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, हम अपने प्रोसेस करवा रहा हूं जिसमें मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूंगा आइसोबैरिक के बाद। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, P V1 हो जाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, तो उसको 1 के बाद। तो इनिशियली मेरे पास ये कंडीशन थी, ये फार्मूला होता है H = U प्लस का W, H = U प्लस का W, W को हम P के लिख सकते हैं, यू नो इट, W को हम क्या लिख सकते हैं, PV। अभी तो करवाया था जनरल नॉलेज, तो ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन है। ऐसी अगर मैं बात करूंगा H2 की, तो H2 मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर U2 हो जाएगा, और ये P कितना हो जाएगा, हां सर PV2 हो जाएगा। अच्छा P2 हो जाएगा, PV2 हो जाएगा। हाँ, तो हमारे बच्चों पे तो ये घुमट एकदम आकर्षित करता है, मैं वेरी गुड शाबाश। तो ये PV2 हो गया है। तो ये इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी। अब जरा मुझे बात बताओ, क्या मैं दौड़ पर डिफरेंस ले सकता हूं, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें डेल्टा एच निकालना है प्यारे बच्चे,
अब अगर तुम्हें डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा एच क्या होता है h1 माइनस का h2 H2 minus h2 H1. माइनस तो h2 माइनस का h1 ठीक। कभी कभी मेरे साथ ऐसा बहुत होता है मैं कुछ बोल कुछ और रहा हूँ लिख कुछ और रहा हूँ तो ध्यान रखा करो कहीं गलती उतार दो तो यही होगा ऐसे नहीं होगा लिखने में तो मुझे वैसे लिख देते हैं तो ऐसा नहीं करना जो चढ़ा है तो ये इसको ये माइनस ये करना है तो ये क्या हो जाएगा अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो u2 माइनस u1 हो जाएगा माइनस कर रहे हैं ना तो माइनस क्या हो जाएगा p को कॉमन निकालना एक बच्चे ये को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ अबे मैं सिंपल बायोलॉजी वाले बच्चे समझ आ रहा है बहुत ही सिंपल चीज है इसको इससे माइनस कर रहे हैं बस माइनस p और ये क्या हो जाएगा मेरे पास u2 माइनस का p पक्का श्योर सोच लो तो ये मेरे पास डेल्टा एच है तो डेल्टा एच का फॉर्मूला ओवरऑल क्या आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस का p इनटू डेल्टा v आ गया तो माइनस क्यों आया कहां से आ गया माइनस क्योंकि मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ ना इसलिए अच्छा एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रही है क्या भाई मुझे पता था मैं चेक कर रहा था कितने लोगों को मैथ आती नहीं आती है बिल्कुल चलो तो मैथ ज्यादा चौक दिमाग से एक्स्ट्रा क्लास में मम्मा तुम्हारी प्लस आना चाहिए वहां पे माइनस कर तो दिया और दोबारा क्यों कर रहे हो तुम लोग पत्ते ही बच्चे बहुत ज्यादा शरारत तुम लोगों की रिकॉर्ड ऐसे निकाल के तुम लोग चेक में सर आपने तो बीसीएम भी मैथ मैं मुझे भी इंटरेस्ट रहा लेकिन फिर भी ठीक है फिजिक्स में होती है डेल्टा h इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस का p डेल्टा ठीक है समझ में आ गया तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे ये ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि माइनस क्यों लग रहा है प्लस क्यों लग रहा है जो हो रहा है होने दो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है धीरे धीरे में वो डायलॉग सुन लिया कि पीठ पीछे ऊंचा घोड़ा चाप बोलते हैं इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो अबे मुझे मैं अपनी बात नहीं कर रहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ कोई बोलते हैं अबे अच्छा एक सेकंड उतार क्यों रहे हो पहले डेफिनेशन लिखने दी ना लिखो एंथैल्पी चेंज लिखो एंथैल्पी चेंज इज द enthalpy change is the enthalpy change is the total heat content of the system enthalpy change is the total heat content of the system and it is numerically equal to and it is numerically equal to sum of internal energy and pressure volume sum of internal energy and pressure volume sum of internal energy and pressure volume इतना उतारो सारे के सारे फटाफट sum of internal energy and pressure volume झेल लियो मेरे को भी बोलते ना तुम लोग ऐसे इसका वो स्लॉट नहीं है
क्या नहीं हो गया भाई? तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे मेरे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा भी हो गया मेरे पास, राइट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी और किसके बराबर है? डब्ल्यू के बराबर ये है सिर्फ। ये डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी और किसके बराबर है? जरा सोचो। फर्स्ट लॉ अभी तुम लोगों ने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स का, क्या था वो फर्स्ट लॉ? एक बार देखना। क्यू बराबर है, तो क्या मैं हीट के बराबर कर सकता हूँ? इसका मतलब अब ये मेरे पास अभी, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ये बड़ी हो गया है, लेकिन मैं एक चीज और इससे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा भी है, तो क्या है, तो क्या मैं डेल्टा लेकर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा भी तो क्या Sir. नहीं? क्या कर सर? देखो एक बार, अरे साइन को मत देखो, साइन बस एक तरह से एक्सपेंशन और वो दिखाता है, लेकिन ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का वो भी पी डेल्टा भी सर यार। क्या कर सर? हाँ क्या बोर्ड कहते नहीं हो? दिख रहा। कैमरा कैमरा अच्छा तुम हिल लोगों को गया। दिख नहीं रहा? बोर्ड नहीं दिख रहा पूरा। अब दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा भी होता है, राइट? लेकिन अब हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा क्यू भी क्या होता है? डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा भी होता है। डेल्टा लगा दिया मैंने, वहां पे सिर्फ क्यू था, यू प्लस का पी भी था, तो मैंने डेल्टा डेल्टा लगा दिया, प्रेशर कांस्टेंट रख दिया। अब मुझे पता अगर तुम दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों को कंपेयर करने से क्या हो जाएगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू भी होता है? Yes, अगर sir. एग्जाम में आ गया कि डेल्टा एच को डेल्टा क्यू के बराबर करके दिखाओ तो क्या आप लोग कर सकते हैं? क्योंकि तुम्हें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से वो भी डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा भी होता है, और वो तो होता ही है, ठीक है? तो एक नोट डाउन करो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये कभी तुम्हारे पास सब्जेक्टिव होगा, कौन सा सब्जेक्टिव होगा? टर्म 2, और टर्म 2 में ये सब करने के लिए आया, एमसीक्यू तो है नहीं है। क्या हुआ मैम? वो एनर्जी चेंज होता है डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज, हाँ काइंड ऑफ है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज होती है। एक सेकंड, थर्मोडायनामिक्स के अंदर हीट होना और पूरी रिएक्शन की एनर्जी चेंज होना तो अलग बात है, सिर्फ हीट से रिलेशन नहीं होता। एनर्जी इज अ ब्रॉडर टर्म, और हीट का मतलब सिर्फ हीट से होता है, एनर्जी का मतलब सब कुछ होता है। तो इसलिए डेल्टा एच एनर्जी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, और डेल्टा क्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ हीट चेंज है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड, अच्छा ये चीज यहाँ पे हो चुकी है। अब तुम लोगों को पता है कि एक हमारे पास अब टॉपिक आ रहा है, छोटे से टॉपिक का पूछ लेंगे। तुम लोगों को एक चीज मैंने बताई थी, जब ये टॉपिक स्टार्ट होता है एक का नाम होता है हीट कैपेसिटी। याद करो, याद करो, अगर तुम एक रूम के अंदर हो और अगर रूम के अंदर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, याद करो, तो मुझे हीट देना पड़ेगा या हीट निकालनी पड़ेगी इससे?
देना पड़ेगा। तो इन सबको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन भी बोल सकते हैं, बात है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास हुआ हीट कैपेसिटी। लेकिन एक मेरे पास होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है तुम जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हो वो 1 kg होना चाहिए, 1 kg स्टैंडर्ड अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारे पास मान लो ये कोई भी एक 1 kg सब्सटेंस है, अब इस 1 kg सब्सटेंस का तुम्हें इसके टेम्परेचर को बढ़ाना है 1 डिग्री, ये 25 पे से 26 लाना है। तो 25 से 26 लाने में इसके अंदर कितनी हीट सप्लाई की जाए, इसे कितनी हीट दी जाए कि ये 25 से 26 हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रहेगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही टॉपिक है, बस एक चीज का डिफरेंस है क्या, 1 मोल की पढ़ा देता है। 1 मोल। क्या बोल रहा है भाई, अभी मैंने बोला 1 kg 1 kg का मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जब मास में ऐसा कुछ नहीं लेते, सिर्फ हम ये देखते हैं कि कितनी हीट चाहिए, तो वो हीट कैपेसिटी। अब जो इसने बोला कि 1 मोल के लिए, उसे हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। जो अभी इसने बोला ना, तो क्या मोलर के बारे में पूछा था। मैंने मोलर का नाम ही अभी लिया है पहली बार, ध्यान कहीं और है ना। क्यों बैठते हो उसके साथ, आगे के बैठा करो, भटक जा मैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है कि कितनी हीट चाहिए 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसे हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं, राइट। तो सारे बच्चे पहले ध्यान से सुनेंगे, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अभी करे तो मैं एक्सपोज वो एक्साइटेड हो जाएगा, फिर कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है ये बच्चे, तो मैं क्या कह रहा था, हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले मेरे पास आता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। अगर मैं इसको CH से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं डेल्टा टी पे लिख रहा हूं कि पहले 25 था, कौन देख रहा है वीडियो, अच्छा बाहर से आके आवाज तो 26 और ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 1 बचेगा। सारे बच्चे लिखे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। CH लिख सकते हो, C भी लिख सकते हो। डेल्टा टी का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना हो जाएगा वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो होगा। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है। अभी तो हमने डिफाइन कर दिया, मान लो वो तुमसे 5 के लिए पूछे कि 5 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, तो फिर तो वहां पे 5 ही लगेगा। मान लो पहले दे रखा था 50 और अब कितना है 75, क्या हीट कैपेसिटी बताओ, तो फिर 25 हो जाएगा। ये तो अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ वेरी गुड शिल्पा। मैंने पहले ही बोला था स्पेसिफिक कैपेसिटी सारा वैसा ही होता है, बस यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाती है। वो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, मास की कंडीशन है। तो अगर तुम्हारे पास मास कितना आ जाए 1 kg, तो अगर आप 1 kg के लिए बात कर रहे हैं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा पहले बच्चों, स्पेसिफिक कैपेसिटी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस of 1 kg substance, of 1 kg substance, amount of heat required to raise the temperature of 1 degree Celsius of 1 kg substance. ये बच्चे
कोई भी डाउट किसी को? बहुत ही बच्चों वाली बात है, इतनी इजी बात है ना कि पूछे मत, इतनी इजी बात। अब एक आएगा क्या, ये बताएगी माही को यानी बच्ची, माही ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? क्या होता है बोल के? सब कुछ वही है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ। अच्छा देखा, तो मोलर हीट को हम क्या लिखते हैं? n, n का मतलब नंबर ऑफ मोल से होता है, तो ये क्या हो जाएगा? q अपॉन में n इनटू डेल्टा t हो जाएगा, और n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल। अभी हम तो 1 मोल ले रहे हैं, लेकिन अगर वो एग्जाम में तुमसे कितने के नंबर ऑफ मोल के लिए पूछ सकता है। ठीक है बच्चे? अरे कुछ नहीं है, बच्चों वाली बात है। हो गया भाई? वेक्टर को, अरे नहीं वेक्टर क्वांटिटी नहीं। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, अब ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आता है, जल्दी से देखेंगे आप सब लोग, ठीक है? उसमें आपको प्रूव करने के लिए आता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, आपको प्रूव करना है। अब मैं बताता हूं, एक सेकंड, ये हो गया। हम 1 kg सब्सटेंस लेते हैं, तो सर उसमें टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं कि 1 डिग्री बनाने में कितना लगता है। क्वेश्चन क्या तो है? एक ही रहेगा। जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसके सब्सटेंस के ऊपर लिखा रहता है कि इसकी स्पेसिफिक हीट इतनी है, मतलब अगर आप इसके 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपको उसको इतनी हीट देनी पड़ेगी। तो अगर मैंने हीट बहुत सारी दी है तो उसको तुम निकाल लो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मान लो एक टेम्परेचर बढ़ाने में 5 हीट लग रहा है, 5 जूल लग रहा है मान लो, या 5 केल्विन लग रहा है, तो तुम निकाल लोगे कि 100 बढ़ाने पे कितना लग जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे उसी तरीके से। तो 1 को बढ़ाने पे इतना लग रहा है तो 100 को बढ़ाने पे कितना लगेगा, इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? अच्छा, अब ना देखो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, एक मेरे पास होता है Cp और एक मेरे पास होता है Cv। इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखना, Cp का मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। न्यूमेरिकली अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकली जो हमारे पास Cp होता है, pH याद रखो, तो ये मेरे पास होता है dH अपॉन में dt, मतलब डेल्टा H अपॉन में डेल्टा T होता है। Cp is equal to डेल्टा H अपॉन में डेल्टा T। डेल्टा T को हम डिफरेंशिएशन से लिख सकते हैं dH अपॉन dt। ऐसी Cv का मतलब क्या होता है? डेल्टा U अपॉन में, मतलब du अपॉन में dt। ये d का मतलब, ये T का मतलब है टेंपरेचर से। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल वाइज, न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। Cp is equal to, इसे बच्चे भूल जाते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। V और U एक जैसा लगता है, नीचे तो टेंपरेचर है, और ये P और H, pH से तुम्हारा क्या है इसका कैसे पढ़ा। तो ये मेरे पास है। अब देखो तुम्हें ना ये प्रूफ करके दिखाना होता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, हमें ये प्रूफ करना है। R क्या? R गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे? एनीबॉडी, क्या कोई बता सकता है कैसे करना चाहिए? मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है? अच्छा, अभी अभी तुमने एक चीज पढ़ी है कि हमारे पास जो डेल्टा H होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस का W होता है। W का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा nRT लिख सकते हैं क्या? ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है? अच्छा, इसी को अगर मुझे मान लो डेल्टा मैंने लिखा है तो क्या मैं DH कर सकता हूँ? अरे डेल्टा है ना, तो डेल्टा का मतलब ये DH तो कर सकते हैं ऐसे, तो ये du हो जाएगा और ये मेरे पास dnRT हो जाएगा, ऐसे देखा जाए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं ये 1 नंबर ऑफ मोल के लिए ले रहा हूँ, 1 नंबर ऑफ मोल के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं 1 नंबर ऑफ मोल के ले रहा हूँ तो क्या मुझे इसे लिखने की जरूरत है n को?
n को तो लिखने की जरूरत है ही नहीं मुझे। n अगर मेरे पास एक नंबर ऑफ मोल है तो 1 ही हो गया ना, 1 मल्टीप्लाई 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक नंबर ऑफ मोल के लिए हम कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, dH/dt हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, du/dt। और अच्छा बस इसके बाद से ऊपर ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, r तो कांस्टेंट होता है और dt et और dt तो गया, तो सिर्फ r ही तो बचा, क्योंकि तुमने डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में करा है, टेंपरेचर के टर्म्स में करा है, राइट। अब मुझे एक बात, अब तो हो गया, कैसे, dH/dt किसके बराबर होता है, Cp के बराबर होता है, इज इक्वल टू ये du/dt क्या होता है, और ये क्या हो गया, और मैंने क्या प्रूफ करना था, तो ये इधर आ जाएगा Cp - Cv = R हो जाएगा। फिर ये थर्मोडायनामिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आती है और इस पे क्वेश्चन आएंगे आगे जाके, करेंगे हमको, डोंट वरी। तो आपको ध्यान रखना है हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, आपको ध्यान रखना है dH/dt होता है, याद करना है वाला, याद करना है। Cv जो होता है वो du/dt होता है। तो और ये n मैं बता दूं, ये nRT था, तो n को हम क्या लेके चल रहे हैं, 1 1 मोल के लिए। अच्छा अगर ये 5 मोल के लिए होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 5R, क्योंकि अभी हम 1 मोल के लिए कर रहे हैं तो इसलिए n बनो। सर यस सर हमने इसमें r को डिफरेंशिएट नहीं करा। भाई, r एक कांस्टेंट होता है ना, गैस कांस्टेंट, याद करो, PV = nRT, तो वो तो गैस, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो Yes, sir. कांस्टेंट का कर रहे हैं, उसके साथ t लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन का रूल है ना ये। तो अगर ये yes, सिर्फ r होता तो 0 हो जाता, लेकिन r के साथ t लगा है तो सिर्फ r ही तो बचता है। yes sir, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp का मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सेम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। du/dt आपको याद रखना है, ये t का मतलब टाइम है, टेंपरेचर या फिर कुछ और ही है, टेंपरेचर। हाँ ठीक है भाई, आधा घंटा आप लोग प्रैक्टिस करें, इसको दोबारा से रिवाइज करें, पूरा पूरा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है बच्चे। yes sir, यस सर। मेरे को समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, सर आ गया समझ। थोड़ा सा देखो, थर्मोडायनामिक्स नजर आ रहा है। थर्मोडायनामिक्स बाकी चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है, थोड़ा अलग थिंकिंग करके सोचना पड़ता है, इसके अंदर रट्टाफिकेशन भी है, थोड़ी अनयूजुअल थिंकिंग भी है, और बहुत ही न्यूमेरिकल वे से इसको सोचना पड़ता है, फील नहीं आती इसको पढ़ के, ठीक है। और जिसको फील आ रही है इसका मतलब या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू नहीं सर। तो मैं तुम्हारे तो मैं घर आ रहा हूँ, रुक जाओ अभी।